मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पीरियड टेबल स्टार्ट की थी, उसमें अपन ने कल हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल पढ़ा, फिर आवर्त सारणी का इतिहास पढ़ा तथा क्लासिफिकेशन में बात कर रहे थे अपन। वर्गीकरण में अपन ने बात की कि तत्वों के वर्गीकरण दो प्रकार से दिया गया है। पहला तो किसके आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर। दूसरा अपन बात करेंगे आगे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर अपन दो टाइप पढ़ चुके थे, पहला एस ब्लॉक तत्व और दूसरा पी ब्लॉक तत्व। तीसरी बात करते अपन डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व में बात करें, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 N-1 D 1 to 10 या NS12 N-1 D 1 to 10 या NS012 N-1 D 1 to 10 होता है। इनका या तो NS2 N-1 D 1 to 10, NS12 N-1 D 1 to 10, NS012 N-1 D 1 to 10 होता है। ये तीनों ही सही हैं, पर अपन अगर पूछें कि सभी तत्व डी ब्लॉक के सभी तत्व हैं जो किससे संतुष्ट, किस फॉर्मूले से संतुष्ट होंगे, तो इस फॉर्मूले से सभी तत्व संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इसमें आ जाएगा। सेकंड पूछें तो इसमें एक दो तत्वों को छोड़कर बाकी सारे इससे संतुष्ट हो जाएंगे। इससे कुछ तत्व नहीं होंगे, जैसे क्रोमियम वाला वर्ग है, कॉपर वाला वर्ग है, ये वर्ग है जो इससे संतुष्ट नहीं होते। उनमें क्या होता है कि अर्धपूरित विन्यास अधिक, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी होने के कारण क्या होता है, 4s NS का इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर जाता है? NS का इलेक्ट्रॉन किसमें? N-1 D में मूव कर जाता है, इसलिए उनका विन्यास क्या आता है? NS1 हो जाता है। क्या होता है? NS1। अब आगे देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों के गुण धर्म। देखें डी ब्लॉक तत्वों के गुण धर्म। पहला, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण? इनके NS तथा N-1 D कक्षकों में ऊर्जा अंतराल कम होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। पहला क्या कहा? डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके NS तथा N-1 D कक्षकों में ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है, इसलिए क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण? ये याद रखना, किसके कारण ये पूछता है, किसके कारण? NS तथा N-1 D कक्षकों में ऊर्जा अंतराल कम होने का। दूसरी बात करें, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। इसकी भांति व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरक की भांति। तुम देखोगे अधिकतर उत्प्रेरक कौन से होते हैं? यही होते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजनीकरण पढ़ते हैं, एल्कीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण कराया निकिल H2, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH3।
नेक्स्ट बात करें डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक, डी ब्लॉक तत्वों के अधिकतर यौगिक डी ब्लॉक तत्वों के अधिकतर यौगिक कैसे होते हैं? रंगीन तथा अणुचुंबकीय, रंगीन तथा अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन तथा अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के अधिकतर यौगिक रंगीन तथा अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं? रंगीन व अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट बात करें डी ब्लॉक तत्व क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आकार कैसे होते हैं? लगभग, क्योंकि इनके आकार लगभग समान होते हैं। इनके आकार कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं। इनके आकार कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं, इसलिए ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें डी ब्लॉक तत्व अंतराकाशीय यौगिक, डी ब्लॉक तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं? जैसे बेटा ये इनका कोई क्रिस्टल है, इनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है, यहां छोटे छोटे एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है, जिससे इनकी क्या हो जाता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। मतलब ये मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और ज्यादा। इसलिए ये अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टलों के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस रहती है। तो ये अपने पास क्या हो गए? डी ब्लॉक तत्व हो गए। नेक्स्ट अपन अगर बात करें एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? एफ उपकोश में प्रवेश करता है। एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 N-2 F1214 and N-1 D1201 होता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोश में प्रवेश करता है,
F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 N-2F 1 to 14 N-1 D 0 1 होता है। क्या होता है? 0 1 होता है। इनको थर्ड बी वर्ग में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? थर्ड बी वर्ग में रखा जाता है। थर्ड बी वर्ग तथा सिक्स्थ व सेवंथ आवर्त में रखा जाता है। सिक्स्थ व सेवंथ आवर्त में रखा, थर्ड वर्ग में तथा सिक्स्थ व सेवंथ आवर्त में रखा जाता है। इनको दो पालियों में विभक्त किया गया है। अभी बताया था अपन ने, लैंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। पहला है लैंथेनाइड और दूसरा है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड कहां से कहां है? 58 71 हैं। एक्टिनाइड कहां से कहां है? 92 103 है। 90 से 103 और लैंथेनाइड है 58 to 71 है। कहां से कहां है? 58 to 71। एक्टिनाइड है 90 से 103। तो ये अपना पहला वर्गीकरण हो गया एफ ब्लॉक तत्व। दूसरे वर्गीकरण की बात, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर है। अगर दूसरा वर्गीकरण अपन देखें, दूसरा वर्गीकरण देखें, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर है। अगर दूसरा वर्गीकरण देखा जाए किसके आधार पर? बाह्यतम कोश के विन्यास के आधार पर। बाह्यतम कोश के विन्यास के आधार पर कि बाह्यतम कोश का विन्यास कैसा है। बाह्यतम कोश के विन्यास के आधार पर कैसा होगा? पहला ए अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसों के लिए बात करें, वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश कैसा हो? परिपूर्ण हो। वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण हो। वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण हो अक्रिय गैसें कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैसें कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? NS2 NP6 होगा। NS2 NP6 होगा। किसको छोड़कर बेटा? किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम को छोड़कर। हीलियम की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका विन्यास क्या होता है तो वो भी अक्रिय गैस। कैलकुलेट तो इसमें क्योंकि उसका बाह्यतम कोश ही पूर्ण है, पर उसका सामान्य विन्यास ये नहीं होगा। हीलियम का सामान्य विन्यास क्या लिख देते हैं अपन? NS2 हो गया ना अपने पास, तो इसका सामान्य विन्यास ये नहीं है। बाकी तो क्या है? हीलियम को छोड़कर बस सबका विन्यास क्या मिलेगा अपने को? NS2 NP6 मिलेगा। क्या मिलेगा? NS2 NP6। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन में दूसरा भाग। वर्गीकरण में दूसरी भाग देखें। दूसरा है अपना सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व किसको बोलते हैं? वे तत्व जिनका सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, वे तत्व जिनका बाह्यतम कोश
अपूर्ण, जिनका बाह्यतम कोश अपूर्ण हो, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। जैसे एस तथा पी ब्लॉक तत्व, एस तथा पी ब्लॉक तत्व को क्या कहा जाता है? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। किसको? पी ब्लॉक को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। किसको छोड़कर? पी ब्लॉक में किसको छोड़ दोगे? अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी क्या है? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व है। तीसरी बात करें संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनका n तथा n-1 कोश अपूर्ण हो, वे तत्व जिनका n तथा n-1 कोश अपूर्ण हो, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन से हैं? वे तत्व जिनका n तथा n- कोश क्या हो? अपूर्ण हो। कैसा हो? अपूर्ण। किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध-अवस्था। आध-अवस्था किसको बोला जाता है? वह अवस्था, किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध-अवस्था। आध-अवस्था किसे बोला जाता है? वह अवस्था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ हो, उसे क्या बोला जाता है? आध-अवस्था बोला जाता है। तो अपने संक्रमण तत्व के वे तत्व जिनको n तथा n-1 कोश अपूर्ण हो, किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध-अवस्था में क्या कहलाते हैं? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। जैसे डी ब्लॉक तत्व, जैसे डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? सामान्य या प्रतिनिधि सामान्य संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसको छोड़कर? जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये बार बार पूछा गया है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता? किसको? जिंक, कैडमियम। वैसे इसको क्या कहा जाता है? इनको वाष्पशील धातुएं कहा जाता है। इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो अपन ये लैंग्वेज बोल सकते हैं क्या? सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, परंतु सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व नहीं होते, या उल्टा है? ये तो उल्टा बोल दिया। ऐसे बोल सकते हैं अपन क्या? ये रॉन्ग था अपना स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है अपना। कौन सा? सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। ये स्टेटमेंट सही है, जबकि ये गलत है। कौन सा? कि सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जिंक, कैडमियम, मरकरी को अपन क्या नहीं बोलते? संक्रमण तत्व नहीं बोलते। इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखा अपन ने जिंक देखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। ये कौन है? n, और ये कौन है? n-1। अगर अपन इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएं, किसकी? Zn+2 की, इसकी Zn+2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दें, रिमूव कर दें, तो अंदर कितने बचेंगे अपने पास? 18 बच जाएंगे। कितने बचाएंगे? 18। तो अभी भी यहां पर कितने पड़े हैं अपने पास? 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। मतलब क्या है?
ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या कंडीशन दी है, n तथा n-1 कोश कैसे होने चाहिए, अपूर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अपूर्ण। किसी भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या आध अवस्था में कैसे होना चाहिए, अपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसके ऊपर, जिंक कैडमियम मरकरी पर। 4th नंबर, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहेंगे अपन, वे तत्व जिनका n-2 n-1 तथा n कोश अपूर्ण हो। वे तत्व जिनका n-2 n-1 तथा n कोश अपूर्ण हो, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, वे तत्व जिनका n-2 n-1 तथा n कोश अपूर्ण हो, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे F ब्लॉक तत्व, F ब्लॉक तत्व क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व का एग्जाम्पल है। तो ये अपने दो क्लासिफिकेशन हो गए, कौन से, पहला तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर, और दूसरा बाह्यतम कोश के पूर्ण पूरित, अर्धपूरित या है, या कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कोश अपूर्ण है, उसके आधार पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवर्तिता, मतलब क्या क्या इसके गुण धर्म है, उनके लिए बात करें। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक दो डेफिनेशन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, कि वो कई बार बात कर लेता है, पूछ लेता है। फर्स्ट अपन बात करें प्रारूपिक तत्व। प्रारूपिक तत्व कौन से होते हैं बेटा, आगे अपन देखेंगे कि सेकेंड आवर्त के जो तत्व हैं वो गुणों में अपने वर्ग के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करते। वो गुणों में अपने वर्ग के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे अपन ने बात की थी बेरिलियम, बेरिलियम के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि बाकी सारे ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड अपन देखे थे किनके कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे ही अपन फर्स्ट वर्ग में देखेंगे लिथियम। लिथियम के गुण धर्म है वो इनके साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ मिलेंगे नहीं, वो किसके साथ गुण धर्म मिलेंगे, मैग्नीशियम के साथ मिलेंगे। तो सेकेंड आवर्त के तत्व है अपने वर्ग के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते, जबकि थर्ड आवर्त के तत्व हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, प्रारूपिक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रारूपी तत्व बोला जाता है। देखिए थर्ड आवर्त के तत्व, थर्ड आवर्त के तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रारूपिक
तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। किनको? थर्ड आवर्त वालों को। फिर सेकंड आवर्त वाले किसके साथ गुणों में प्रदर्शित करते हैं? उसी के लिए संतुष्ट करने के लिए अपन क्या बात करते हैं? एक विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता? विकर्ण संबंध अपने से आगे वाले तत्व, सेकंड आवर्त के तत्व, लिख लीजिए, सेकंड आवर्त के तत्व अपने से आगे के वर्ग के, अपने से, समझना इसको, सेकंड आवर्त के तत्व अपने से आगे के वर्ग के थर्ड आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विकर्ण संबंध कहा जाता है। कहा विकर्ण संबंध कहा जाता है। जैसे अपन बात करें लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम। लिथियम गुणों में किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। देखो बेटा, बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। एल्युमिनियम के कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। दोनों की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। वैसे लिथियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट, नाइट्रेट ये टूटते हैं, बाकी इस ग्रुप के कोई कार्बोनेट, नाइट्रेट नहीं टूटेगा। आगे बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे अपन। तो अपन देख रहे हैं, और ये विकर्ण संबंध है, यहाँ से इधर की और इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कैसा होता जाता है? कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है। सबसे ज्यादा विकर्ण संबंध कौन नजर आएंगे अपने को? पहले वालों में अच्छा नजर आएगा, उसके बाद में धीरे धीरे वीक होता जाएगा। बात समझ में आई कि अपन थर्ड आवर्त के पहले, थर्ड आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं? प्रारूपिक तत्व कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। और सेकंड आवर्त वाले तत्व हैं वो अपने से आगे वाले आवर्त के आगे वाले वर्ग के तत्वों के साथ क्या गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको, इसको क्या बोला जाता है? विकर्ण संबंध बोला जाता है। क्या? विकर्ण संबंध। तो ये 2 पॉइंट थे, तुम्हें ध्यान में रखने थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस बार आया है, तत्वों का IUPAC नामकरण। तत्वों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं? तत्वों का IUPAC नामकरण के लिए ये 100 से ऊपर के लिए लागू हुआ है। किसके लिए? 100 से ऊपर के तत्वों के लिए लागू हुआ है। कैसे कैसे वो देखते हैं। 100 से Z अगर 100 से ऊपर है तो उनके लिए क्या बोलते हैं? 0 जब हुआ तो उसको बोलते हैं नील। अगर 0 आया नील, 1 आया अन, 2, 3, 4, 5, 2 आया बाई, 3 आया ट्राई, 4 आया क्वाड, 5 आया पेंट, 6 आया हेक्स, 7 आया सेप्ट, 8 आया ऑक्ट, 9 आया
इन, क्या बोलते हैं, इन, इनके फर्स्ट वर्ड को यूज कर लिया जाता है, इनके फर्स्ट वर्ड को यूज कर लिया जाता है। जैसे अपन बोले 101, 101 के लिए क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलते हैं, अन, अन, 0 को नील, नील, अनिल, क्या बोलेंगे, अनिल, 1 को क्या, अन, नियम, लास्ट में क्या लगा देंगे, नियम लगा देंगे। देखते हैं कैसे कैसे नाम लिखते हैं। जैसे 101 के लिए बात करें, एक के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, अन, प्लस 0 के लिए नील, प्लस 1 के लिए, 101 के लिए बात करें ना, अन प्लस ईएम लगाना है, क्या लगाना है, ईएम लगाना है। तो नाम क्या बन गया, अनिल, अनियम, अन, नील, अन, ईएम, ये इसका नेम बन गया। अब इसका अपन अगर प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या लिखेंगे, इनका सबका आगे का वर्ड उठा लो, यू एन यू, तो क्या बन जाएगा, यू एन यू, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतीक बन जाएगा। दोबारा समझें, जैसे 101 दिया हुआ है, इसका क्या लिखते हैं, अन, 0 का नील, अन, और लास्ट में क्या लगाना है, एम लगाना है, तो क्या बन गया, अनिल, अनियम। प्रतीक बनाना है इसका, क्या प्रतीक बनेगा, तो सबका आगे का अक्षर उठा लो, इसका यू एन यू, यू एन यू प्रतीक बन गया। जैसे मैं लिखता 111 लिखता, तो क्या बन जाता, अन, 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 एम, तो क्या बन गया, अनियम। बात समझ में आई। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, किसी का भी आ जाए तो अपन कर सकते हैं। अगर 110 का आए अपने पास तो क्या लिखेंगे, अन, अन, नील, ईएम, तो नाम क्या गया, अनन, नील, लियम। समझ में आई बात, तो ऐसे कर सकते हैं। ये छोटी मोटी अपनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट चीजें जो चालू कर रहे हैं वो है आवर्तता, कि किस हिसाब से अपन वर्ग और आवर्त में कैसे कैसे चेंज होता है। रेडियस के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। आवर्तता, आवर्तता की बात करें, आवर्तता जो वर्ग और आवर्त के अनुसार से गुणों में जो चेंज होते रहते हैं उन्हें क्या होते हैं, आवर्तता। पहले आवर्तता गुण किसका अपन बात करते हैं, संयोजकता। संयोजकता की बात करें, संयोजकता एक आवर्त में हाइड्रोजन व क्लोरीन के लिए संयोजकता पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है। क्या लिखा बने, एक आवर्त में हाइड्रोजन व क्लोरीन के लिए संयोजकता पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है। पहले बढ़ेगी और संयोजकता फिर घटती जाएगी, संयोजकता क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे अगर बात करें
लिथियम के लिए लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड, CH4, NH3, H2O and HCl. लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, BH3, CH4, NH3, H2 एंड HCl यहां से यहां तक इंक्रीज हुई है और यहां से यहां तक डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। यहां से यहां तक इंक्रीज हुई है और वहां से वहां तक डिक्रीज हुई है। ऐसे ही बात करें LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, NCl3, OCl2 and यहाँ HCl, ये बन गई। Cl के संदर्भ में LiCl, BCl2, BCl3, CCl4, NCl3, OCl2। यहाँ तो Cl आ जाएगा तो उसके लिए तो क्या बात करें, या F के साथ ले लें ClF। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में पहले बढ़ती है फिर घटती है। वैसे ही बात करें क्लोरीन के संदर्भ में पहले बढ़ती है और फिर घटती है। यहाँ से यहाँ गए बढ़ी और यहाँ से यहाँ गए घटी, यहाँ से यहाँ गए घट जाती है। जबकि ऑक्सीजन के संदर्भ में रेगुलर इंक्रीज होती जाती है। रेगुलर क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। जैसे बात करें ऑक्सीजन के संदर्भ में, अपने बात की N2O, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। तो ऑक्सीजन के संदर्भ में Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O। ऑक्सीजन के संदर्भ में क्या होती है? रेगुलर इंक्रीज होती जाती है, रेगुलर बढ़ती जाती है। तो ये अपने क्या देखी? संयोजकता देखी कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के संदर्भ में पहले बढ़ती है फिर घटती है, जबकि ऑक्सीजन के संदर्भ में रेगुलर बढ़ती जाती है। सेकंड जो चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्ट। Z इफेक्ट के लिए बात करें, प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या? Z इफेक्ट क्या चीज है? नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल, लगाया गया परिणामी आकर्षण, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल Z इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? Z इफेक्ट कहलाता है। नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल क्या कहलाता है? Z इफेक्ट कहलाता है। Z इफेक्ट क्या होता है बेटा? Z इफेक्ट इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। ये क्या है? टोटल अट्रैक्शन फोर्स।
टोटल आकर्षण बल, कुल आकर्षण बल। ये क्या है? परिरक्षण प्रभाव। क्या है? परिरक्षण प्रभाव है। क्या है? परिरक्षण प्रभाव। ये टोटल आकर्षण बल, वो है परिरक्षण प्रभाव। मतलब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ये क्या है? टोटल आकर्षण बल। ये किसके इक्वल होता है? टोटल आकर्षण बल परमाणु क्रमांक या किसके? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। जेड क्या है? टोटल आकर्षण बल परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। सिग्मा क्या है? परिरक्षण प्रभाव, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल है। क्या है? प्रतिकर्षण बल। तो अपन बात करें, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे एक बात कर देते हैं, समझा देता हूं थोड़ा सा। ये नाभिक है, नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहां कौन पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन क्या? यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन क्या करेंगे? इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आकर्षण बल। ये इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। ये क्या लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स, ये रिपल्शन फोर्स। तो टोटल अट्रैक्शन फोर्स लग गया किसके इक्वल? Z माइनस ये क्या लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे सिग्मा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? Z इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Z परिणामी आकर्षण बल। क्या आ जाएगा? परिणामी आकर्षण बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिणामी आकर्षण बल। तो अपन ने देखा कि जेड इफेक्ट नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया परिणामी आकर्षण बल है। जेड इफेक्ट क्या है? टोटल आकर्षण बल है, जो किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। सिग्मा क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल। अब सिग्मा की वैल्यू, स्लेटर नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया? सिग्मा की वैल्यू दी। देखते हैं कैसे काउंट करना है अपने को जेड इफेक्ट। इसको समझना अच्छे प्रकार से। सिग्मा की वैल्यू थी जो 0.35, किसके लिए? n इलेक्ट्रॉनों के लिए, n-1 के लिए कितनी? 0.85, n-2 और अदर के लिए 1, कितनी? 1। n वालों के लिए 0.35, n-1 वालों के लिए 0.85, n-2 और अदर के लिए 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो सोडियम के लिए काउंट करते हैं। सोडियम का समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 एंड ये है 3s1। ये है n, ये n-1 और ये है n-2। सोडियम ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है। n वाले इलेक्ट्रॉन, अब अपने को एक इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन फोर्स लगाना है। जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा?
समझना है इसको, ढंग से दिमाग लगाना। जेड इफेक्ट क्या है, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के पास 11 माइनस सिग्मा की बात करें, किसकी बात करें, सिग्मा, कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा, इसके ऊपर तो अपने को प्रतिकर्षण बल काउंट करना है, इसके ऊपर तो अपने को प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, किसके ऊपर, इस 3s के ऊपर, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो ये खुद के ऊपर तो प्रतिकर्षण बल लगा नहीं सक रहा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जितने अंदर रह जाएंगे एक को फ्री करके अपने को बाकी जितने बचेंगे वो प्रतिकर्षण लगाएंगे सीधी। अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, जैसे इस क्लास में मान लो 11 बच्चे हैं, एक को कूटना है, अपने को ठोकना है, तो कितने ठोकेंगे, 10 ही तो ठोकेंगे, वो अपने आप को थोड़ा ठोकेगा। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक पर प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो कितने लगाएंगे, 10 जने क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको फ्री कर दिया, तो अंदर कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई n-1 में कितने हैं, 10 है, सॉरी 10 नहीं है, 8 है, n-1 में, ये तो n-2 में है, यहाँ कितने अपने पास 8 है, 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस n-2 में कितने हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 11 माइनस 6.8 प्लस 2 कितना हो गया, 11 माइनस 8.8 कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2। तो ये वो आकर्षण बल है जिससे नाभिक ने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, कैच कर रखा है। ऐसे ही अपन बात करें मैग्नीशियम के लिए, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है, ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है। अगर अपन बात करें सिग्मा की बात, जेड के इफेक्ट क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना 12 माइनस सिग्मा की बात करें, n में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक को अगर फ्री कर दिया जाए तो बचेगा कितना 1, क्योंकि एक को पर तो अपने को रिपल्शन फोर्स काउंट करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस n-1 में कितने हैं 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 12 माइनस 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2, तो काटा पीटी करोगे कितना आएगा 2.85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.85 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2 और वो कितना आ जाएगा 2.85। ऐसे ही एल्युमिनियम के लिए आप काउंट करोगे आगे, एल्युमिनियम के लिए कितना आएगा अपने पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p1। अब ये कौन हो गया, पूरा पूरा कोश कौन सा हो गया, n वाला, ये कौन सा n-1 वाला, ये कौन सा है n-2 वाला। तो टोटल कितने हो गए 13 माइनस n में कितने हैं 3 है, एक छोड़ दिया, बचे कितने 2 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस n-1 में कितने हो गए 6 2 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 2 गुना 1, इसको काटा पीटी करोगे कितना आएगा 3.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5। तो यहाँ z इफेक्ट कितना आया 3.5 आया, कितना आया 3.5। तो अपन ने क्या देखा बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम के लिए 2.2, मैग्नीशियम के लिए 2.85 और एल्युमिनियम के लिए 3.5। सिलिकॉन के लिए बात करें कितना आएगा, कुछ अंदाजा लगा रहे हो, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 0.65 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 0.65 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा अपने पास 0.65 ही आएगा, कितना आएगा 0.65 ही आएगा। तो
तो 0.65 का डिफरेंस करोगे तो इसका कितना आ गया 4.15। अपन ने क्या देखा, एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट कितने से बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट 0.65 से बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट 0.65 से बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, तो आकार कैसा होगा, घटता जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जेड इफेक्ट का मान 0.65 से बढ़ता है। 0.65 से बढ़ने के कारण क्या होता है, आकार लगातार घटता जाता है। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, आवर्त की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, वर्ग की बात करें। वर्ग के लिए अगर बात करें, पोटेशियम लेते हैं, क्या लेते हैं, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये कौन है, n n-1 n-2 एंड n-3 है। पोटेशियम के लिए 19 माइनस n में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, उसको तो अपने को फ्री करना है। n-1 में कितने हैं, 6 2 8, 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस n-2 में कितने हैं, 6 2 8, 8 2 10, क्योंकि n-2 और n-3 दोनों के लिए वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, दोनों के लिए वैल्यू सेम। तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10, 19 माइनस 6.8 प्लस 10 कितना आ गया, 19 माइनस 16.8 कितना आ गया, 2.2 आ गया, कितना आ गया 2.2। तो अपन ने देखा कि पोटेशियम का जेड इफेक्ट भी कितना मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, कितना, जितना सोडियम का है। तो मैंने देखा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसका 2.2 2.2 2.2 और इसका भी 2.2, इन सभी का कितना मिल रहा है, 2.2 ही जेड इफेक्ट मिलेगा अपने को। मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आकर्षण बल समान लग रहा है, परंतु क्या हो रहा है, देखो 3s1 4s1 5s1 6s1, कोशों की संख्या क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो अपन ने देख लिया आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, क्योंकि कोशों की संख्या जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो अपन ऐसे बना देते हैं, लेफ्ट टू राइट आकार बढ़ गया, कि जेड इफेक्ट, आकार बढ़ गया नहीं, आकार घट गया, जेड इफेक्ट बढ़ गया, जेड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक आवर्त में सबसे छोटा आकार लिख देते हैं, नोट, एक आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन का तथा सबसे बड़ा आकार क्षार धातुओं का।
किसका होता है? क्षार धातुओं का होता है। नोट, एक आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन का तथा सबसे बड़ा आकार किसका होता है? किसको छोड़कर? अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसों को इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसों में क्या देखी जाती है? वान डर वाल रेडियस देखी जाती है। क्या देखी जाती है? वान डर वाल त्रिज्या देखी जाती है, वान डर वाल रेडियस देखी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के लिए। डी ब्लॉक तत्वों में जेड इफेक्ट देखेंगे। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन डी ब्लॉक तत्वों में कैसे साइज चेंज होती है। उसके बाद में अपन रेडियस वगैरह देखेंगे, त्रिज्या कौन सी होती है, कैसे कैसे चेंज होती है। ये बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। आज इतना ही। थैंक यू।